नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्लासिक डिजास्टर फिल्म द फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स। एक ऐसा हादसा जहाँ एक हवाई जहाज एक जानलेवा रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है और फिर शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की जंग। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये लोग इस रेत के समंदर से जिंदा निकलने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है मंगोलिया के विशाल रेगिस्तान में, जहाँ एक हवाई जहाज एक ऑयल स्टेशन के पास उतरता है। वहाँ की प्रभारी कैली उस जहाज को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भागकर अपने ऑफिस पहुंचती है और अफसर से पूछती है, काम तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, तो फिर कंपनी ने हमें वापस बुलाने के लिए जहाज क्यों भेज दिया? असल में ये जहाज तभी भेजा जाता है जब कोई ऑयल फील्ड या तो कम उत्पादन देने लगे या खत्म हो जाए, यानी कि अब सबको यहाँ से निकालने का वक्त आ गया था। लेकिन कैली जानती थी कि उन्होंने अभी तक तेल खोजा ही नहीं था। उसका अफसर गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तेल मिलेगा, और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कैली समझ चुकी थी कि इस सफर के बाद शायद उसकी नौकरी बचना मुश्किल है। थोड़ी देर में जहाज का कप्तान नीचे उतरता है। कैली उसके पास जाकर विनती करती है, कृपया इस स्टेशन को बंद मत कीजिए। लेकिन कप्तान मजबूर था, वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट पायलट था, कंपनी के फैसले लेना उसके हाथ में नहीं था। कैली हार मान लेती है और मजदूरों के साथ सामान जहाज में लादने लगती है। एक मजदूर अपनी लाल टोपी निकालता है और मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी लकी हैट है, जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो फ्लाइट में कुछ नहीं होता। पास वाला साथी तुरंत बोलता है, अबे चुप कर, अभी बैठे भी नहीं और अशुभ बातें शुरू कर दी। वहीं को पायलट एजे यात्रियों की गिनती करते हुए बड़बड़ाता है, इन फेल हो चुके मजदूरों की वजह से हमें इस गंदे रेगिस्तान में आना पड़ा। मजदूर पहले ही परेशान थे और अब ये सुनकर और भड़क उठते हैं। तनाव बढ़ ही रहा था कि तभी एक सुनहरे बालों वाला नौजवान रॉनी दौड़ता हुआ आता है और जहाज में बैठने की विनती करता है। वो वहाँ का मजदूर नहीं था, बस एक घुमक्कड़ ट्रैवलर था जो कुछ दिन पहले यहाँ रुका हुआ था। अब जब सब जा रहे थे तो वो अकेला यहाँ नहीं रह सकता था। कप्तान उस पर तरस खाकर उसे भी जहाज में बैठा लेता है। उड़ान भरने से पहले कैली आखिरी बार अपने ऑयल स्टेशन को देखती है। वो सोच रही थी एक दिन मैं यहाँ सफलता के साथ लौटूंगी, लेकिन आज उसे कंपनी की सबसे घटिया ट्रांसपोर्ट फ्लाइट से वापस जाना पड़ रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उड़ान के बीच में अचानक आसमान में एक भयंकर रेतीला तूफान उठता है। चारों तरफ बस धूल और हवा का तांडव। को पायलट एजे डरकर पूछता है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन कप्तान कहता है, वापस जाएंगे तो ईंधन खत्म होगा, रुकेंगे तो वक्त और पैसा दोनों बर्बाद। ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तूफान बहुत भयंकर था, विमान हिलने लगा, ऊपर के हिस्से टूटने लगे। एजे यात्रियों को ढांढस बंधा रहा था, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी रॉनी कॉकपिट में आता है और चिल्लाता है, विमान बहुत भारी है, हम इस तूफान से नहीं निकल पाएंगे। कप्तान को ये बात अपनी इज्जत पर चोट लगती है। वो जिद में और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रेत और पत्थरों के थपेड़ों में विमान का एक इंजन फेल हो जाता है। कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है। नीचे उतरते वक्त अचानक सामने पत्थरों की चट्टानें नजर आती हैं। विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। विमान की पूंछ एक चट्टान से टकरा जाती है। एक मजदूर बाहर गिरकर मारा जाता है। जब विमान किसी तरह रुकता है, अंदर का नजारा डरावना था। कई लोग घायल थे और एक मजदूर और डॉक्टर पहले ही मर चुके थे। ये मौतें कप्तान की गलत जिद की कीमत थी। बाकी लोग कप्तान को शुक्रिया कहते हैं कि उसने सुरक्षित लैंडिंग करवाई, लेकिन कप्तान के चेहरे पर गहरी शर्म थी। वो अंदर ही अंदर खुद को दोष दे रहा था। सब ने मृतकों के लिए रेत में अस्थायी कब्रें बनाई। सब उम्मीद कर रहे थे कि कप्तान कुछ बोलेगा, पर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। एजे से बस इतना कहा, मैं इन लोगों को जानता भी नहीं था। वो अपने अपराध बोध से भाग नहीं पा रहा था। रॉनी तंज कसते हुए कहता है, शायद तुम्हें माफ करना कहना चाहिए था। एजे गुस्से में उसे चुप करा देता है। अब सब सूरज की तेज धूप से बचने के लिए छाते लगाकर सामान गिनना शुरू करते हैं। पानी और खाना मुश्किल से 30 दिन तक चल सकता था। कप्तान नक्शा निकालता है और बताता है, हम इस रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हुए हैं। यहाँ से सबसे नजदीकी ओएसिस भी सैकड़ों मील दूर है। वहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। तभी मजदूरों में से एक युवक जेरेमी आगे आता है और कहता है, मैं पहले मैराथन दौड़ चुका हूँ, यहाँ तक कि एक बार मैंने रेगिस्तान को पैदल भी पार किया है। शायद मैं ओएसिस तक पहुँच जाऊँ। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे रोक देता है। वो शांत आवाज में कहता है, ये जगह गोबी रेगिस्तान है, धरती के सबसे खतरनाक और जानलेवा इलाकों में से एक। अभी जून का महीना है, दिन में तुम 6 लीटर पानी पियोगे और पसीने में 10 लीटर खोदोगे। यहाँ की रेत में प्राकृतिक चुंबक है, इसलिए कंपास भी काम नहीं करेगा। अगर नक्शे में जरा सा भी फर्क हुआ तो वो फर्क यहाँ कई किलोमीटर का बन जाएगा। तुम ओएसिस से चूक जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ये बातें सुनकर जेरेमी का जोश ठंडा पड़ जाता है। सबको अब एहसास हो गया था कि यहाँ से पैदल निकलना नामुमकिन है। रात होती है, आसमान में बिजली चमकती है, घने बादल तारों को ढक लेते हैं। वो लाल टोपी वाला मजदूर नींद में पेशाब करने के लिए बाहर निकलता है। अंधेरे में ठोकर खाता है और रेत के टीलों में लुढ़कता चला जाता है। कई मीटर तक गिरने के बाद जब उठता है तो
चारों तरफ बस काला अंधेरा और गरजती हवाएं थीं। वो चिल्लाता है कोई है, लेकिन उसकी आवाज बिजली और तूफान की गड़गड़ाहट में खो जाती है। डर, प्यास और ठंड में वो भटकता रहता है और आखिर में रेत का तूफान उसे निगल लेता है। सुबह जब सब उठते हैं तो एक आदमी गायब है। कैली घबराकर चिल्लाती है, खोज शुरू करो तुरंत। वो उसका साथी था जिसके साथ उसने कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी थीं। लेकिन तभी फिर से एक रेतीला तूफान उठता दिखता है। सबको मजबूरी में जहाज के अंदर लौटकर छिपना पड़ता है। जब तूफान थमता है तो चारों तरफ सन्नाटा और एक गहरी बेचैनी। दो मजदूर पानी की एक बाल्टी उठाते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन कप्तान दौड़कर उन्हें रोक लेता है। ऐसा करना पागलपन है, ये सीधी खुदकुशी होगी और अगर तुम ये पानी ले गए तो बाकी सबके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। उनकी बहस चली रही थी कि अचानक बाल्टी एक लोहे के पाइप से टकरा जाती है और फट जाती है। पूरा पानी रेत में समा जाता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। इतने कीमती पानी का यूं बह जाना उनके मनोबल को तोड़ देता है। अब रेत का समंदर उनकी उम्मीदों को निगल चुका था। तभी रॉनी दौड़ता हुआ आता है। वो जहाज के पुर्जे देख रहा था और उसने कुछ अजीब नोटिस किया था। वो कहता है, विमान पूरी तरह टूटा नहीं है, सिर्फ बायां इंजन खराब है। अगर हम कुछ हिस्से जोड़ दें तो शायद हम यहाँ से एक नया छोटा विमान बना सकते हैं। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। कोई मजाक उड़ाता है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि इस रेत के बीचों बीच एक टूटे हुए विमान से दूसरा बना लेंगे? रॉनी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट डिजाइन कंपनी में इंजीनियर था। ये सुनकर सबके चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण चमक उठती है। लेकिन कप्तान फिर बीच में आता है और ठंडे स्वर में कहता है, ऐसा काम बहुत पानी और ताकत मांगेगा। हमारे पास बस 15 दिन का पानी है। अगर काम अधूरा रह गया तो कोई नहीं बचेगा। कप्तान की बात से फिर माहौल भारी हो जाता है। तभी एक मजदूर तंग आकर कैंप से निकल जाता है। कैली परेशान होकर कहती है, मेरे मजदूर एक एक करके मर रहे हैं, मैं कैसे चुप रहूं? वो खुद बाहर जाने लगती है, लेकिन कप्तान उसे रोक लेता है। इस बार मैं जाऊंगा, गलती मेरी थी। वो थोड़ा पानी लेके निकल पड़ता है। रेत पर चलते चलते वो उसी जगह पहुंचता है जहां जहाज पहली बार टकराया था। वहां उसे एक लाश मिलती है। वो वही व्यक्ति था जो क्रैश के वक्त गिर गया था। कप्तान झुककर देखता है कि वो प्यास से मरा या गिरने से, लेकिन जब उसने शरीर पलटा तो गोलियों के निशान देखकर चौंक गया। तभी वही मजदूर लौट आता है जो थोड़ी देर पहले भागा था। वो कहता है, वो मेरा दोस्त था, मैंने उसे एक रोलेक्स घड़ी दी थी, लेकिन अब वो गायब है। कोई उसे लूट गया। अब सब समझ जाते हैं रेगिस्तान में लुटेरे घूमते हैं। कप्तान को एहसास होता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मजदूर कहता है, अब हमें खुद अपनी किस्मत बनानी होगी। अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरें। कप्तान उसकी बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, बनाते हैं। फीनिक्स यानी राख से उठने वाला पक्षी जैसे वे खुद उठेंगे। सब लोग साथ बैठते हैं और काम की योजना बनाते हैं। दिन में धूप बहुत तेज होती है, इसलिए वे रात में काम करने का फैसला करते हैं। कप्तान रॉनी से कहता है, तुम प्रोजेक्ट लीड कर सकते हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा। सब लोग जुट जाते हैं। वो ईंधन निकालते हैं, पुर्जे जोड़ते हैं और जिंदगी को फिर से उड़ान देने की कोशिश करते हैं। सबने मिलकर पूरी ताकत लगा दी थी और आखिरकार जहाज का पंख निकालने में सफल हो गए। पहले दिन का काम इतनी अच्छी तरह खत्म होते देख सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन किसे पता था कि सूखी हवा में उड़ती छोटी सी चिंगारियां ईंधन के ड्रम तक पहुंच जाएंगी। पलक झपकते ही एक धमाका हुआ और पूरा आसमान उस आग से चमक उठा। खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ, पर कीमती ईंधन जलकर खत्म हो गया। उस हादसे ने सबकी हिम्मत तोड़ दी, मगर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। सब डर गए कि कहीं बिजली जहाज पर गिर गई तो सारी मेहनत राख हो जाएगी। लेकिन रॉनी, जो खुद को विमान डिजाइनर बताता था, वो ये साधारण सी बात भी नहीं समझ पाया कि ग्राउंड वायर लगाना क्यों जरूरी है। कप्तान को खुद आगे बढ़कर बिजली से बचाव का इंतजाम करना पड़ा। उसे शक हुआ, क्या ये लड़का सच में इंजीनियर है भी? आखिरकार जहाज लगभग तैयार हो गया था। तभी एजे ने देखा कि कोई चोरी छिपे पानी पी रहा है। वो गुस्से में बंदूक निकालकर चिल्लाया, ये सिर्फ चोरी नहीं, सबकी जान से खेलना है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं और रॉनी आगे आया। मैंने ही पानी पिया, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। अगर मैं रुक गया तो जहाज कभी नहीं बनेगा, इसलिए मुझे कुछ अधिकार तो मिलने ही चाहिए। कप्तान भड़क गया, लेकिन माहौल बिगड़ता देख बाकी सबने बीच बचाव किया। आखिर में रॉनी ने माफी मांग ली, लेकिन तनाव बरकरार रहा। उसी रात दूर से गोलियों की आवाज आई। कैली टीले पर चढ़ी और देखा कुछ शिकारी रेगिस्तान में घूम रहे थे। सब डर गए क्योंकि वो लोग बेहद खतरनाक थे, पर पानी लगभग खत्म था और कप्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने एक साथी को, जो उनकी भाषा जानता था, उनसे बात करने भेजा। बाकी सब छिप गए, बंदूकें तैयार थीं। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, मगर तभी छिपे हुए एक आदमी ने देखा शिकारी के हाथ में उसके मरे हुए दोस्त की घड़ी थी। वो घबरा गया, चिल्ला उठा और सब कुछ पलट गया। शिकारी भड़क उठे, गोलियां चली, एक साथी वहीं मारा गया। कप्तान ने जवाबी फायरिंग की और सब शिकारी खत्म हो गए। बस एक भाग निकला। उन्होंने लाशों को दफना दिया और तभी एक घायल शिकारी जिंदा मिला। कप्तान उसे पकड़ लाया, पर रॉनी ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। सब सन्न रह गए। रॉनी बोला, हमारे पास सीमित संसाधन है, ऐसे लोगों को खिलाना और पहरा देना मूर्खता है। अब कप्तान और रॉनी के बीच की दरार और गहरी हो चुकी थी। गुस्से में रॉनी ने काम छोड़ दिया, अब खुद उड़ाओ ये जहाज। लेकिन सब उसे मनाने आए। कप्तान ने भी माफी मांगी और तब
तब जाकर रॉनी ने दोबारा काम शुरू किया। तभी उन्होंने देखा दूर रेत के पीछे शिकारियों का झुंड उन्हें घेर रहा है। वे हमला नहीं कर रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग थक जाएं, कब पानी खत्म हो और तब वार करें। इस बीच सबने अपनी आखिरी उम्मीद लगा दी। आखिरकार जहाज तैयार हुआ, पर तभी किसी ने रॉनी की जेब से खिलौना विमान मॉडल निकाला। अब सब समझ गए, वो असली इंजीनियर नहीं था, बस मॉडल बनाना उसका शौक था। सबका दिल टूट गया। किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने धोखेबाज, मगर रॉनी बोला ये जहाज उड़ सकता है। सबको लगा अब वो पागल हो गया है, पर तभी तेज आंधी आई और जहाज रेत से हल्का सा ऊपर उठ गया। सब चौंक गए, शायद उम्मीद अभी जिंदा थी। तूफान रुकते ही उन्होंने विमान निकाला। सिर्फ 5 बार इंजन चालू करने का मौका था। 3 बार कोशिश नाकाम रही। सबका मन टूट गया, मगर कप्तान बोला एक बार और चौथी बार इंजन सच में चल पड़ा। सब दौड़कर उसमें बैठ गए। दुश्मनों के बीच जहाज ने रेत पर उड़ान भरी। रॉनी ने आखिरी लॉक लगाया और फिनिक्स घाटी से नीचे गोता लगाते हुए आसमान की ओर उड़ गया, सूरज की दिशा में, आजादी और उम्मीद की ओर। लेकिन क्या वो सच में उस रेगिस्तान से निकल पाए? ये अब भी एक रहस्य है। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।